सामने आ रही है। 229 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पर महाराष्ट्र के वाशिम से डराने वाली खबर आ रही है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि वाशिम के एक प्राइवेट स्कूल में 229 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यही नहीं, स्कूल के 4 कर्मचारियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त वाशिम से आ रही है, जहां पर प्राइवेट स्कूल में 229 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 4 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो स्कूल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक, 229 ये आंकड़ा कम नहीं है, कैसे हुआ? क्या पहला ही बच्चा, कोई सिम्टम नहीं दिख रहे थे, टेस्ट नहीं हुआ? अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क था। जिस स्कूल में ये जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव मारे गए हैं, ये एक्चुअली हॉस्टल जैसे स्कूल है, जहाँ पे इसको रेसिडेंट स्कूल बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं, वहीं पे रहते भी हैं। प्रशासन, जो वाशिम का प्रशासन है, उन्होंने 27 जनवरी से स्कूल खोलने के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद जो धीरे धीरे बच्चे थे वो वाशिम के इस प्राइवेट स्कूल में पहुंचे। 14 तारीख तक सभी बच्चे, 327 बच्चे हैं, वो स्कूल में पहुंच चुके थे। लेकिन जिस तरीके से वाशिम में कोरोना के मामले बढ़ते आ रहे थे, उनमें से जब टेस्ट कराया गया तो सबसे पहले 30 बच्चे इस स्कूल में पॉजिटिव मिले गए। लेकिन जब प्रशासन को जब पता चला कि 30 बच्चे का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, जिनके बाद उन्होंने सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट, RT-PCR टेस्ट कराया। तो जब उनके आंकड़े, जो रिजल्ट आए, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। 327 बच्चों में से 229 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ जो 4 कर्मचारी स्कूल के हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अपने आप में ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, और यही वजह है कि प्रशासन ने जो क्वारंटीन सेंटर है, वो खुद स्कूल में ही पूरे स्कूल को ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया है, ताकि बच्चे स्कूल के बाहर ना निकले और जो संक्रमण है कोरोना का, वो स्कूल से बाहर निकलकर दूसरों तक ना फैले। और जैसा जो जानकारी मिल रही है कि स्कूल में अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से बच्चे पढ़ते थे, और 27 जनवरी के बाद जैसे ही स्कूल खुला तो अलग अलग इलाके और अलग अलग जिलों से बच्चे उस स्कूल में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जब कुछ बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो उनमें से 30 बच्चे जो पहले पॉजिटिव आए थे, तो प्रशासन में पूरी हड़कंप मच गई थी। एक ही स्कूल से 30 बच्चे की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अपने आप में काफी बड़ी खबर है। जिसके बाद प्रशासन ने खुद ये कॉल लिया कि 327 बच्चों का, जो पूरे बच्चे टोटल है, उन सभी का कोरोना टेस्ट ये भी जानकारी मिल रही है कि स्कूल के 4 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए जब 227 बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो वहाँ पे जो स्कूल प्रशासन के जितने टीचर थे, जितने वहाँ पे स्टाफ रहते थे, दिन रात बच्चों के साथ रहते थे, किचन में काम करते थे और बच्चों की देखभाल करते थे, उनका भी टेस्ट कराया गया है। उनमें से 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ टेस्ट है जो अभी अवेटेड है, इनकी रिपोर्ट आना बाकी है। शाम तक या कल सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ पाएगी, तो शायद जो ये नंबर है वो आगे बढ़ सकते हैं। अर्पिता, बिल्कुल विवेक, आप नजर बनाए रखिए। अब बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी के त्रिवेदेव से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। 5 राज्यों के चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, और जीत को पक्की करने के लिए बीजेपी के त्रिदेव लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोको सोनार बंगला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके तहत लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद बंगाल बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। वहीं पीएम मोदी आज दक्षिण के 2 चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पुदुचेरी और तमिलनाडु में होंगे, जहां पर चुनावी सभाओं के साथ साथ कई परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वहीं गृहमंत्री अमित शाह भी आज पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। अमित शाह को असम में सभाओं को संबोधित करना है। तो बंगाल में 200 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है। बंगाल में इस बार परिवर्तन की बयान का दावा करने वाली बीजेपी परिवर्तन यात्रा के बाद अब लोको सोनार बंगला के जरिए अपना लक्ष्य हासिल करना चाहती है। और इसी कड़ी में बीजेपी आज से बंगाल में लोको सोनार बंगला अभियान की शुरुआत करने जा रही है। लोको सोनार बंगला का मतलब है लक्ष्य सोनार बंगला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लोको सोनार बंगला अभियान के जरिए बंगाल की जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, जिनके आधार पर बीजेपी बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस अभियान के जरिए बीजेपी ने यह भी जानने की कोशिश करेगी कि जनता बंगाल को अगले 5 साल में किस तरह से देखती है। लोको सोनार बंगला के जरिए पार्टी करीब 2 करोड़ लोगों से राय जुटाएगी। नड्डा जी आ रहे हैं, बैरकपुर में आनंदपुरी मार्ट में मीटिंग करेंगे, और उसके पहले ऋषि बंकिम चंद्र के कर्म संस्थान के जगह पर जाएंगे। वहाँ एक लेबर कॉलोनी में लेबर के घर में खाना खाएंगे, जूट मिल लेबर के।
लोको सोनार बंगला अभियान के पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सीधे हिस्सेदारी होगी। 2 करोड़ लोगों से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे, जिनका उपयोग बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करने में करेगी। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोको सोनार बंगला अभियान के तहत बीजेपी के एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अभियान के जरिए बीजेपी बंगाल के लोगों से सुझाव जुटाएगी और उनके आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। जनता तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में बीजेपी के 294 एलईडी रथ घूमेंगे, जिनमें एक सुझाव पेटी भी रखी जाएगी। इसी तरह हर विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे 100 बॉक्स लगाए जाएंगे, जिनमें लोग अपने सुझाव लिखकर डाल सकेंगे। इसके अलावा पार्टी की तरफ से एक नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर मिस कॉल देकर लोग अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। राज्य के लोग अपने सुझाव ईमेल भी कर सकेंगे। इसके लिए पार्टी ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है। तो जनता की राय से ही ये घोषणा पत्र तैयार होगा। ये रणनीति बीजेपी की है और इसी रणनीति के तहत आज से ये मिशन, जिसकी शुरुआत भी हो रही है, दरअसल यहाँ पर लोगों से ही वो सुझाव मांगे जाएंगे कि किस तरह बंगाल को वो देखते हैं, क्या डेवलपमेंट वो चाहते हैं, किस तरीके की मांग उनकी है, और उन्हीं को समझने और बूझने के बाद, जानने के बाद दरअसल ये अपने घोषणा पत्र में रखने की तैयारी बीजेपी की होगी। तो एक तरीके से महा मिशन बंगाल को लेकर तैयार हुआ है और पूरा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज से देखिए इस मिशन की शुरुआत हो रही है। खुद जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। घोषणा पत्र के लिए सुझाव जुटाने का ये लक्ष्य है, जिसके लिए बाकायदा एलईडी रथ तैयार किए गए हैं, जहां पर लोगों से बकायदा बॉक्स एक तैयार किया गया। 100 ऐसे बॉक्स रखे जाएंगे अलग अलग जगहों पर, जिसके माध्यम से लोग अपने सुझाव उस पेटी में डाल पाएं। साथ ही साथ ईमेल एक भी बनाया गया है, जिसमें जो लोग ईमेल के माध्यम से अपनी राय रखना चाहें वो ईमेल के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। कोलकाता से यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये मिशन जो आज इसकी शुरुआत होनी है, इसको लेकर क्या खास तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके का लक्ष्य बीजेपी ने सुनिश्चित किया है? देखिए, बीजेपी का टारगेट है कि जो अब मैनिफेस्टो उसका बनाएगा, जो लोको सोनार बंगला के नाम से आज जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उसकी शुरुआत करेंगे और उस अभियान के तहत 294 विधानसभाओं में बीजेपी का एलईडी वाले रथ यात्रा पूरे उसमें जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का प्रचार प्रसार उनके द्वारा होगा, लेकिन साथ ही साथ 2 करोड़ लोग उनसे जुड़े, उनके क्या सुझाव हैं, बंगाल को वो किस तरह से चाहते हैं, जो बंगाल के सुनहरे दिन पुराने समय में रहे हैं वो किस तरह से वापस आएंगे, तो उनको लेकर उनसे सजेशंस पूछे जाएंगे। इंटेलेक्चुअल्स मीटिंग लगातार की जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो ऐसे करके एक मैसेज बंगाल की जनता को दिया जाएगा कि उनके ही सुझावों को बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में जगह देगी, और जब सरकार बन जाती है बंगाल में बीजेपी की, तो उसी मैनिफेस्टो को अमल में लाया जाएगा, उन वादों को पूरा किया जाएगा जो बंगाल की जनता चाहती है। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर कल शाम से हुआ है कि जो उनकी रथ यात्रा परिवर्तन यात्रा के नाम से निकल रही थी, उसको रोका गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने उस जगह पर जाकर धरना भी दिया, और अब कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश और दिलीप घोष जैसे कई बड़े नेता, बीएल संतोष, जेपी नड्डा के साथ मंथन कर रहे हैं कि अब रथ यात्रा को लेकर क्या आगे रणनीति बनाई है। हालांकि बीजेपी ने संकेत ये भी दिया कि अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अभी एजेंडा क्या रहेगा वो अभी से कुछ देर बाद तय हो जाएगा, क्योंकि सारे बड़े लोग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सारे वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग चल रही है, और अब से कुछ समय में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरह से परिवर्तन यात्रा आगे निकलेगी। जी बिल्कुल, और देखिए पूरी तैयारी जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं वो हो गई है। जनता से सीधे रूबरू होना चाह रही है बीजेपी, और जनता के माध्यम से ही वो बातें, वो सुझाव जानना चाह रही है बीजेपी, जो अपने घोषणा पत्र में वो शामिल कर पाए, ताकि जनता का भरोसा जो है वो बीजेपी पर बढ़े और लोगों को ये विश्वास हो कि उनके ही मुद्दों को लेकर दरअसल उनकी पार्टी आने वाली है। हमारे साथ इस बीच आशिका भी कोलकाता से जुड़ चुकी है, जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद है और बखूबी बता पाएंगी किस तरीके की तैयारी बीजेपी की है। आशिका, तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, आप देखिए बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर ये जो नया कैंपेन बीजेपी का है, लोको सोनार बांग्ला यानी कि लक्ष्य सोनार बांग्ला, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा निकल चुके हैं अपने होटल से और यहाँ हेस्टिंग्स में बीजेपी पार्टी ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जो लक्ष्य सोनार बांग्ला कैंपेन है इसको जारी करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नैहाटी में परिवर्तन यात्रा निकलने वाली थी
उसको लेकर के परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। आरोप बीजेपी के नेताओं का है कि उनके परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए पुलिस ने परमिशन पहले दे करके और फिर मना कर दिया। अब फिलहाल जो है नैहाटी में ये फिलहाल के लिए स्थगित रखा गया है, ये जो परिवर्तन यात्रा है उसे। बिल्कुल, तो फिलहाल देखिए यहाँ पर तमाम तैयारियां बीजेपी दफ्तर पर हो रही हैं, लेकिन आशिका किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी, कितने बजे जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे और क्या क्या प्लान बीजेपी के हैं, कितने बॉक्सेस लगेंगे और किस माध्यम से जनता के सुझाव वो इकट्ठा करेंगे? आशिका। जी, मैं सवाल तो आपका नहीं सुन पाई, लेकिन मैं आपको इस लक्ष्य सोनार बांग्ला कैंपेन के बारे में बताऊं। एक मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है वो जारी किया जाएगा। क्या क्या मुद्दे लेकर के बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी ये आज साफ होगा। जेपी नड्डा निकल चुके हैं, अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। तैयारियों की तस्वीर लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वो मंच है जहाँ से ये लक्ष्य सोनार बांग्ला कैंपेन बीजेपी का शुरू होगा। एक के बाद एक R9 अन्याय कैंपेन के बाद जो एक मुठ्ठो चाल शुरू किया गया था बीजेपी की तरफ से, जहां किसानों के घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल लिया गया था, और उसके बाद जो कैंपेन परिवर्तन यात्रा परिवर्तन है और वहां पर जाकर के जो संदेश है बीजेपी का वो पहुंचाया है। उसके बाद अब यहां पर ये आज का लक्ष्य सोनार बांग्ला कैंपेन शुरू हो रहा है। अर्पिता, बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर में जैसे आप जानकारी दे रहे हैं जेपी नड्डा वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में जेपी नड्डा की परिवर्तन यात्रा को बंगाल सरकार ने इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद बंगाल बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर यह रोक लगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विरोधियों को रोका जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत करने वाले हैं। गुलमर्ग में दरअसल इसकी शुरुआत होनी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। किरेन रिजिजू के भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत के साथ ही एक नया संदेश गुलमर्ग में जाएगा। गुलमर्ग में इसकी शुरुआत होगी। उस वक्त मनोज सिन्हा जो कि एलजी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ किरेन रिजिजू भी वहां पर मौजूद रहेंगे इस उपलक्ष्य पे जब इस उद्घाटन होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया की शुरुआत करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं। हालांकि इसके लिए वहां पर एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ किरेन रिजिजू भी वहां पर उनके साथ मौजूद होंगे। तो गुलमर्ग से दरअसल इसकी शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है कि कल का ही ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें तमाम और नेता मौजूद रहेंगे। किरेन रिजिजू वहां पर होंगे, एलजी मनोज सिन्हा वहां पर होंगे, कुछ और नाम भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल जो अभी और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में जेपी नड्डा की परिवर्तन यात्रा को बंगाल सरकार ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बंगाल बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर यह रोक लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विरोधियों को रोका जाता है। लक्ष्य सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर और संग्रहालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष गौरीपुर में जूट मिल मजदूर के घर जाकर भोजन करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर करीब 2:30 बजे बैरकपुर में मंगल पांडे मेमोरियल और 3 बजे आनंदपुरी खेलर मठ भी जाने का उनका कार्यक्रम है। आशिका हमारे साथ मौजूद हैं। आशिका, कौन कौन से और कार्यक्रम रहने वाले हैं जेपी नड्डा के? देखिए, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले तो यहाँ पर हेस्टिंग्स पे जो बीजेपी पार्टी ऑफिस है वहाँ पर आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लक्ष्य सोनार बांग्ला जो नया कैंपेन है उसको यहाँ से शुरू करेंगे और जो मैनिफेस्टो जिसकी बात हो रही है वो जारी करेंगे। इसके बाद
जाएंगे बैरकपुर, नैहाटी, जो कि अर्जुन सिंह का इलाका है, सांसद अर्जुन सिंह, जहां पर जो परिवर्तन यात्रा जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी वहां पर होनी थी। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि एक जूट मिल वर्कर के घर पर खाना खाएंगे। मैं आपको बता दूं, जूट मिल जो मुद्दा है वो उत्तर 24 परगना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर जा रहे हैं। कई जूट मिलें बंगाल में हुआ करती थी जो अब खस्ता हाल हैं, जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी शिकायत जो है वो लगातार कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करते रहे हैं। तो अब जो है बीजेपी उनके मर्म को पर मरहम लगाने के लिए पहुंच रही है। तो जेपी नड्डा आज एक मिल वर्कर के घर पर, जूट मिल वर्कर के घर पर बैठकर खाना खाएंगे, ये बड़ी बात है। और आशिका, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं कि पुलिस ने इजाजत दरअसल नहीं दी जो परिवर्तन यात्रा होनी है, उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, अर्जुन सिंह ने जैसा कि बताया न्यूज़ 18 पर फ़ोनों पर जो हमसे बात करते हुए ये बताया कि कोर्ट तक जाएंगे इसको लेकर के। और ये इसके पहले भी जब हमने देखा था, पहली परिवर्तन यात्रा निकल रही थी नवद्वीप रेंज से, जेपी नड्डा ने उसका भी शुरुआत की थी। उस दिन भी पुलिस की परमिशन नहीं थी, तो बावजूद उसके वो रथ यात्रा निकली थी। तो आज क्या होगा ये देखने की बात है कि रथ यात्रा निकलती है या नहीं निकलती है, क्योंकि पुलिस के ज़रिए पहले, जैसा कि कहा जा रहा है, बीजेपी नेताओं का जो आरोप है कि पुलिस ने पहले तो परमिशन दी लेकिन उसके बाद रोक दिया, परमिशन नहीं दी। तो अभी फ़िलहाल के लिए निर्णय ये लिया गया है कि रथ यात्रा को स्थगित रखा जाएगा, लेकिन आगे दिन में क्या होता है ये देखने की बात है। अर्पिता, बिल्कुल, तो जो जानकारी आशिका दे रही है, दरअसल अब परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या होता है ये तय होगा। लेकिन इस वक्त आपको बताते हैं थोड़ी देर में जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आशिका, जरा तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से तैयारी दिखाई, किस तरीके की तैयारी बीजेपी की है? बिल्कुल, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर से कहूँगी कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊँ कि तैयारी जो है वो ज़ोरों पर है। पूरा जो इलाका है ये पट गया है पोस्टर फ्लेक्सेस से। ये गाड़ियाँ जो आप देख रही हैं इनको सजाया गया है फूलों से, और जो पोस्टर्स लगाए गए हैं लोग खुश होनार बांग्ला के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पर तस्वीर है, दिलीप घोष और जेपी नड्डा की तस्वीर है। तो ये नया कैंपेन मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी कई कैंपेन बीजेपी चुनाव के मद्देनज़र जो है शुरू कर चुकी है। 8-9 अन्याय, यानी कि अब अन्याय और नहीं। इसके बाद एक मुठो चाल, जिसमें कि देखा गया था कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा किसानों के घर घर गए, एक मुट्ठी चावल लिया वहाँ से, और उसके बाद जो कैंपेन परिवर्तन यात्रा बीजेपी की वो, और उसमें जो देखा गया कि हर जगह पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। अब ये नया कैंपेन लोग खुश होनार बांग्ला, नया नारा, इसको लेकर के बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाऊंगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, किसी भी समय जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, और उसके बाद ये कार्यक्रम जिसका इंतज़ार है बीजेपी के जो नेता है वो तैयारी में जुटे हुए हैं। लोग खुश होनार बांग्ला, लक्ष्य सोनार बांग्ला, अमूमन जो नेता हैं बीजेपी के वो ये दावा करते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे, जो कि कहावत कही जाती थी कि बंगाल सोनार बांग्ला है। आरोप लगते रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि बंगाल की दशा और दिशा को राजनीति ने बदल दिया, और अब यही सोनार बांग्ला का जो है वादा लेकर के लोगों के बीच में बीजेपी उतर रही है। बिल्कुल, और देखिए तैयारी जिस तरीके से आप दिखा रही हैं, फिलहाल जो जानकारी है कि जो नड्डा की रैली होने वाली परिवर्तन रथ यात्रा उसे फिलहाल रोक दिया गया है, और अब उसको लेकर किस तरीके की बीजेपी की तैयारी होती है वो देखना होगा। तो अब वहीं ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पहले इसकी इजाजत दे दी गई थी और ऐन मौके पर इस रैली को रोक दिया गया है।
और बड़ी खबर कोलकाता से ही आ रही है। कोलकाता पुलिस ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कोलकाता में आज होने वाली रैली को इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इस रैली को रद्द कर दिया गया। पुलिस से इजाजत नहीं मिलने की वजह से अब ये रैली नहीं होगी। ओवैसी आज रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज करने वाले थे। एआईएमआईएम की निगाह मालदा, दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद पर है। मुस्लिम बहुल इन इलाकों में ओवैसी सेंधमारी की तैयारी में है, जिससे टीएमसी को वोट कटने का खतरा सता रहा है। तो आशिका, जहां एक तरफ बीजेपी की रैली को इजाजत नहीं मिली, वहीं ओवैसी की रैली पर भी रोक लगा दी गई। लगातार आरोप जो राजनीतिक दल हैं, विरोधी दल हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वो लगाते रहे हैं कि पुलिस जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कहने पर चलती है। और इसी आरोप को आज फिर लगाया जा रहा है, न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि एआईएमआईएम। आज कोलकाता के मटियाब्रूज इलाके में बहुत बड़ी रैली होने वाली थी। असदुद्दीन ओवैसी की पहली रैली होने वाली थी चुनाव के पहले, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से इस रैली को कैंसिल कर दिया गया है। इसके पहले भी मुखर होकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो ओवैसी को बंगाल की धरती पर नहीं देखना चाहती। इसके पहले जब वो बंगाल आए थे, चोरी चोरी आए थे, बिना सूचित किए आए थे और सिर्फ आए कोलकाता, सीधे यहाँ से फुरफुरा शरीफ चले गए, जहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी। एक नए राजनीतिक धड़े को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वो तो फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी तो लेफ्ट और कांग्रेस के पाले में जाने वाले हैं। तो अब अगला क्या कदम होगा ओवैसी का? पश्चिम बंगाल में ताल ठोकेंगे? अगर ताल ठोकते हैं तो क्या एमसीसी लगने के बाद ही ओवैसी बंगाल आ पाएंगे? पुलिस उनको उसके पहले बंगाल नहीं आने देगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल आज की जो रैली है वो ओवैसी की कैंसिल हो चुकी है। ठीक है आशिका, जरा रहिए साथ। देखिए, 5 राज्यों के चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इस जीत को पक्की करने के लिए बीजेपी के त्रिदेव लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखो सोनार बांग्ला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके तहत लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद बंगाल बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी आज दक्षिण के 2 चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पुदुचेरी और तमिलनाडु में होंगे, जहां पर चुनावी सभाओं के साथ साथ कई परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। अमित शाह को असम में सभाओं को संबोधित भी करना है। आशिका हमारे साथ मौजूद हैं। आशिका, यानी पूरा प्लान देखिए तैयार है बीजेपी की तरफ से और एक के बाद एक कार्यक्रम है। बिल्कुल, एक के बाद एक कार्यक्रम, पूरे दिन जो है वो आज इवेंटफुल रहने वाला है, ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, अभिषेक बनर्जी की भी आज एक मेगा रैली है ठाकुर नगर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले मथुआ समुदाय के बीच में एक रैली की थी, तो वहाँ अभिषेक बनर्जी होंगे। और इस बीच यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाते हुए बताऊँ कि ये जो बीजेपी का नया कैंपेन है लक्ष्य सोनार बांग्ला, इसकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। मंच तैयार है, किसी भी समय यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचेंगे और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मंच से ये जो नया अभियान है उसकी घोषणा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कई अभियान इसके पहले चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से शुरू किया जा चुका है और जो काफ़ी कामयाब भी रहे हैं। 8-9 अन्याय की बात करें, एक मुठो चाल की बात करें, परिवर्तन यात्रा हर एक विधानसभा में पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभाओं में गई है, पहुंची है और बीजेपी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाया है। उसके बाद अब ये नया लक्ष्य सोनार बांग्ला, ये नया नारा है बीजेपी का। मैं नारे की बात करूं तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी नया स्लोगन जारी किया गया है कि बांग्ला चाहे बांग्ला मेके, बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। तो उसके जवाब में ये लक्ष्य सोनार बांग्ला, जैसा कि पहले भी कहा जाता रहा है कि बंगाल सोनार बांग्ला है, लेकिन राजनीति के हत्थे चढ़ चुका है। ठीक, आशिका रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच बयानबाजियों का दौर भी नहीं थम रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह के मुताबिक ममता बनर्जी राज्य में केंद्र की परियोजनाओं को आने नहीं देती हैं और अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो बंगाल के 32 लाख मछुआरों को किसान निधि के तौर पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ 32 लाख मछुआरे हैं। उन भाइयों को अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबको 6,000 रुपया के
जो किसान सम्मान है उसी तरह उनको भी देंगे। हम 5 लाख का इंश्योरेंस करेंगे। हम एक एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। यहाँ लगभग 150 किलोमीटर कोस्टल एरिया है, जिसमें लगभग 172-71 गांव हैं, विलेज हैं। सारे विलेज में मछुआ परिवार से एक एक सागर मित्र में होगा, लेकिन ये ममता दीदी होने नहीं देंगी। न ममता दीदी खुद की, न ममता दीदी सेंटर को, मोदी जी को करने देंगी। इसलिए इस बार ममता दीदी हटेंगी तो मछुआरों का कल्याण होगा। बढ़ रहे आगे, कोरोना पर महाराष्ट्र के वाशिम से डराने वाली खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि वाशिम के एक प्राइवेट स्कूल में 229 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यही नहीं, स्कूल के 4 कर्मचारियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। इनमें 151 बच्चे अकेले अमरावती के रहने वाले हैं, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों ने पहले ही राज्य सरकार की चिंता बढ़ाई है। बताया गया कि स्कूल खुलने के बाद जब अलग अलग जगहों से बच्चे स्कूल पहुंचे तो बाहर से आने वाले बच्चों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। इस जांच में 30 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सभी छात्रों का टेस्ट करवाया गया, जिनकी जांच रिपोर्ट डराने वाली आई, क्योंकि स्कूल के 327 छात्रों में 229 छात्रों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो जानकारी जो मिल रही है वो आपको बताएं कि जिस तरीके से 229 छात्रों के पॉजिटिव आने की खबर आई, हड़कंप मच गया है। कोरोना पर महाराष्ट्र के वाशिम से डराने वाली खबर, न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि वाशिम के एक प्राइवेट स्कूल में 229 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यही नहीं, स्कूल के 4 कर्मचारियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। इनमें 151 बच्चे अकेले अमरावती के रहने वाले हैं, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों ने पहले ही राज्य सरकार की दिक्कतें, मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि स्कूल खुलने के बाद अलग अलग जगहों से जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो बाहर से आने वाले बच्चों को कोरोना टेस्ट करवाया गया। इस जांच में 30 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सभी छात्रों का टेस्ट करवाया गया, जिनकी जांच रिपोर्ट डराने वाली आई, क्योंकि स्कूल के 327 छात्रों में 229 छात्रों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो वाकई डराने वाला है, 229 छात्र कोरोना पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल स्वीकार पिता, आपने देखिए काफी चौंकाने वाला आंकड़ा वाशिम के एक प्राइवेट स्कूल से आ रहा है, जिनमें से 327 बच्चे कुल पूरे स्कूल में से, उनमें से 229 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये आंकड़ा महाराष्ट्र सरकार को काफी ज्यादा चिंताजनक कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे राज्य में कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन फरवरी महीने से फिर से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता आ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार महाराष्ट्र या फिर हम तो बोल सकते पूरे देश का जो एपिक सेंटर जो बन रहा है वो अमरावती बन रहा है। अमरावती विदर्भ इलाके का एक शहर है और उसी जगह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते आ रहे हैं। जो अपडेट अभी तक हमारे सामने आए हैं उसमें से 229 बच्चों में से सिर्फ 151 बच्चे अमरावती के रहने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमरावती पूरा शहर जो है वो कोरोना की चपेट में है। ये सारे जो बच्चे थे वो अलग अलग जिलों से आए थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती से सारे बच्चे आए थे 14 फरवरी को। 15 फरवरी से जब वहाँ पे आंकड़े बढ़ना शुरू हुए थे तो प्रशासन ने एहतियातन तौर पर एक रैपिड टेस्ट कराया था स्कूल में, जिनमें से 30 बच्चे पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे। जब ये 30 बच्चों का नंबर आया था उसके बाद सरकार ने आनंद फानंद में पूरे स्कूल में टेस्ट कराया। उसकी जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो कल देर रात आई है और लगभग 229 बच्चे उससे पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसमें जो टीचर्स और जो वहाँ का स्टाफ था उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिनमें से 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये जो तादाद है वो काफी ज्यादा बड़ी है। यही वजह से प्रशासन ने पूरे स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है और वहीं पे उनकी बच्चों की देखभाल की जा रही है। अर्पिता, अभिषेक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं और उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक, किस तरीके से अब इससे निपटने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा तो बहुत बड़ा है? देखिए, राज्य सरकार ने जैसे ही इस पूरे मामले में खबर लगी है तुरंत वहां पर उस जगह डीएम को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और वहां के लोकल प्रशासन और वहां के स्वास्थ्य विभाग के हेड को वहां पर तुरंत भेजा। और चूंकि आंकड़ा इतना ज़्यादा था कि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उन्होंने उसी प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में जहां पर बच्चों का टेस्ट कराया गया था वहीं पे इलाज करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कल 318
अकेले मामले वासिम से आए हैं, यानी एक बड़ा आंकड़ा है और 8,000 से ज़्यादा मामले अब तक वासिम से आ चुके हैं। ना कि इस बार जो ये पूरा मामला जो ब्रेकआउट हुआ है, खास करके जो सरकार के लिए चिंता का सबब है, वो महत्वपूर्ण ये है कि 3 जिले वहाँ पर 3 से 4 जिले बेहद इफेक्टिव है। खासकर अमरावती की बात की जाए, अमरावती, वासिम, अकोला और यवतमाल, ये चारों जिले विदर्भ इलाके से आते हैं और विदर्भ इलाके से आने के कारण वहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें हो रही है। चूँकि ये रूरल इलाका है, चारों जिले एक ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर ट्रेस कर पाना भी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कौन किसके कांटेक्ट में कब आया है ये सरकार के लिए मुसीबत है। फिलहाल सरकार ने कल जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि अब किसी भी तरीके की ढील नहीं दी जानी है और जिस तरीके का लॉकडाउन वहां पर कई जिलों में चल रहा है, हो सकता है कि वासिम में उस तरीके की चीज़ें पर भी आज फैसला हो सकता है। हालांकि उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस प्राइवेट स्कूल में ये मामला सामने आया है वो खुद शिवसेना की सांसद भावना गवली का स्कूल है। ये बड़ी खबर है। वो स्कूल भावना पब्लिक स्कूल है और नाम इसलिए है क्योंकि शिवसेना की सांसद है। लापरवाही जो हुई है और शिवसेना सरकार में है, इसलिए कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले में बीजेपी भी लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है। उसके पीछे की वजह साफ है कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, खास करके एक बार कोरोना करीब ख़त्म हो गया था महाराष्ट्र से, लेकिन फिर उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ है तो उसका एपिक सेंटर खासकर विदर्भ बना है और विदर्भ से 7 मंत्री आते हैं। महाराष्ट्र की कैबिनेट में 7 मंत्री विदर्भ इलाके से आते हैं और ऐसे में वहाँ एपिक सेंटर बनना बिल्कुल निश्चित ही सरकार के लिए चिंता का सबब है। बिल्कुल अभिषेक, रहिए जरा साथ। देखिए, वाशिम ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जो चौंका रहे हैं। दरअसल वहां लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों से अब स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग डरे हुए हैं और सरकार ने भी ये कह दिया है कि अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो ऐसे में उनके पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो 24 घंटे में अगर आंकड़ों की बात करें तो 8,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा महाराष्ट्र से सामने आया। तो एक तरीके से फिर से कोरोना जो है वो महाराष्ट्र में लौटा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए लातूर में प्रशासन ने 27 और 28 फरवरी को जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,807 नए मामले सामने आए, 80 लोगों की मौत हुई। अकेले सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो 1,000 से ऊपर नए मरीज मुंबई में सामने आए, 4 लोगों की जान गई है। नागपुर में भी 1,000 से ऊपर नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत की खबर है। और अब बात उत्तराखंड में तबाही का ट्रेलर दिखाकर डराने वाली झील की। उत्तराखंड की चमोली में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद आए सैलाब के बाद ऋषिगंगा नदी पर पहाड़ों के बीच बन रही झील चिंता का सबब बनने लगी है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान झील बनने की वजह से रुके पानी को निकालने के ऑपरेशन में जुटे हैं, जिसके लिए पानी निकलने वाले रास्तों पर सैलाब के साथ बहकर आए पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम रस्सियों की मदद से इन पेड़ और पत्थरों को किनारे की ओर खींचते नजर आए। झील में अटके पानी का निकलना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि करीब 350 मीटर लंबी और 27 फीट गहरी इस झील में लाखों लीटर पानी जमा हो गया है और अगर पानी का बहाव झील के दायरे को तोड़ता है तो एक बार फिर तबाही मच सकती है। मलबा फंसा हुआ तो इसको हमारे हिमवीर साफ करते हुए ताकि थोड़ा पानी का बहाव और हो जाए और पानी स्पीड से नीचे को जाए, ये हमारे हिमवीर काम कर रहे हैं। जल प्रलय का नया अड्डा, तबाही वाली झील की पड़ताल। नई झील कितनी खतरनाक, 27 फीट गहरे खतरे का सच। चमोली में 7 फरवरी को आई जल प्रलय के बाद ऋषिगंगा नदी में एक और खतरा सांस ले रहा है। यह उसी संभावित खतरे की तस्वीर है। ऋषिगंगा में आई तबाही के बाद नदी के ऊपर की ओर
ये कृत्रिम झील बन गई है। इसकी छानबीन में कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की टीमें जब झील तक पहुंची तो एक एक तस्वीर हैरान करने वाली थी। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा के ऊपर एक कृत्रिम झील बन गई है और इस झील की गहराई ही खतरे का नया संकेत दे रही है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक इस झील की गहराई तकरीबन 9 मीटर की है और इसमें काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो चुका है। और सबसे बड़ी चुनौती की बात है कि झील को आखिर कैसे तोड़ा जाए, यानी कि झील से पानी निकलने का रास्ता बनाना होगा। टीम के मुताबिक चमोली जिले के मुरेंडा गांव से आगे ऋषिगंगा नदी के बहाव वाले रास्ते पर यह कृत्रिम झील बनी है। इस तरह की झील आमतौर पर शांत नजर आती है, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव झील के दायरे को तोड़ता है तो तबाही मच जाती है। रेस्क्यू टीमों ने झील तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के बीच से काफी लंबा और मुश्किल सफर तय किया। आईटीबीपी के जवानों ने संभावित खतरे वाली कृत्रिम झील में रुके हुए पानी की तस्वीर दिखाई। बिल्कुल झील के सामने हूँ और ये दलदल है, इसमें पाँव रखते हम धंस रहे हैं, इसलिए मैं ये जो पेड़ कटे इनके ऊपर खड़ा हूँ। ये आप मेरे पीछे पूरा झील दिख रहा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 200 से 250 मीटर हो सकती है, लेकिन पीछे जाते जाते वो उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। यहाँ पे गहराई नापना पॉसिबल नहीं है। हम आज 17 फरवरी के मुरंडा से हम इस जगह तक पहुँच सके। यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दलदल अभी भी 7 तारीख की तरह ही है। इसमें बिल्कुल पाँव रखते ही हम धंस रहे हैं। हम यहाँ से पार जाने का कोई रिस्क नहीं लेंगे। बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए हरियाणा की जान, देश की शान, 14 साल की टेबल टेनिस चैंपियन। रोहतक में रहने वाली सुहाना सैनी अंडर 15 में देश की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पूरी दुनिया में उसकी रैंकिंग भी 22 है। सुहाना अब तक 39 राष्ट्रीय और 29 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत चुकी है, जिनमें यूएस ओपन से लेकर साउथ एशिया जूनियर कप शामिल है। सुहाना ने 6 साल की उम्र से खेलना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी उसकी मां ही उसकी गुरु है। सुहाना कई बार चीन और जापान के खिलाड़ियों को हरा चुकी है और अब ओलंपिक्स में गोल्ड लाने का सपना देख रही है। 27 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बच्चे से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।